अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आप कैसे हैं? तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे बेस फिजिकल क्वांटिटी। यस्टरडे हमने आपको बताया था फिजिक्स के बारे में और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। आज हम फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स बताएंगे और टाइप्स में हमारे पास जो पहला टाइप है बेस फिजिकल क्वांटिटी का वो है बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या है? बेस फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपरली समझने के लिए आपने यहाँ बोर्ड पे देखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। वो फिजिकल क्वांटिटी जब वो बेस फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटी है जब वो हम मेजर करते हैं तो अपनी मेजरमेंट के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। लेट सपोज हमारे पास लेंथ है तो हम लेंथ को मेजर करेंगे तो मीटर में मेजर करेंगे। तो बेस फिजिकल ये हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि ये अपने मेजरमेंट के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये किसी दूसरी डिराइव क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि ये किसी दूसरी बेस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो बेस फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटी है जो अपने मेजरमेंट के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। अब एक क्वांटिटी अपनी मेजरमेंट के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे तब डिपेंड नहीं करेगा जब वो ना किसी दूसरी से डिराइव हो चुका हो लेकिन इससे दूसरी क्वांटिटी डिराइव हो जाती है। मेरे बात याद रख, बेस फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटी है जो अपनी मेजरमेंट के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। मैंने आपको एग्जांपल दिया लेंथ का। अगर हम लेंथ मेजर करेंगे तो मीटर में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, ये लेंथ के अपने यूनिट्स है, ठीक है स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि लेंथ हम किसी दूसरी बेस फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट में भी फाइंड कर सकते हैं और इस पर डिपेंड नहीं करता। तो मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी अपने मेजरमेंट के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे तब डिपेंड नहीं करेगा जब वो जो है किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव ना हो लेकिन उससे दूसरी फिजिकल क्वांटिटी डिराइव हो जाते हैं। तो बेस फिजिकल क्वांटिटी का दूसरा डिफिनीशन हमारे पास ये भी हो जाता है कि बेस फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी फ्रॉम व्हिच अदर फिजिकल क्वांटिटी आर डिराइव बट इटसेल्फ कैन नॉट डिराइव फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट। अब बेस फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है स्टूडेंट। लेंथ को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को स्मॉल टी से और टेम्परेचर को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को स्मॉल आई से और लुमिनियस इंटेंसिटी को कैपिटल आई से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैपिटल एन से। अब यहाँ पे जो सिंबल्स मैंने दिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब हम प्रीफिक्स में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो अगर आपको ये सिंबल्स याद नहीं होता तो आप वहाँ पे एमसीक्यूज प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसलिए इन यूनिट्स को और इसकी सिंबल्स को याद रखिए, ठीक है स्टूडेंट। अब लेंथ का यूनिट हमारे पास है मीटर और हमारे पास जितने भी यूनिट्स होंगे वो हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, इसके लिए स्पेसिफिक रूल्स है। तो हमारे पास जो लेंथ का यूनिट है वो मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, टेम्परेचर का केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम मोल में मेजर करते हैं, मोल इसका यूनिट है। मीटर को हम सिंपली स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को स्मॉल केजी से और सेकंड को स्मॉल एस से, केल्विन को कैपिटल के से, एम्पेयर को कैपिटल ए से और कैंडेला को कैपिटल सी स्मॉल डी से, मोल को एमओएल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अराइज होता है। आपने यहाँ पे देखा कि टेम्परेचर का यूनिट हमारे पास केल्विन है और केल्विन को हम सिंपली के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम टेम्परेचर की दूसरी सारी यूनिट को देख ले तो टेम्परेचर की दूसरी यूनिट हमारे पास है फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। तो इनके ऊपर डिग्री लगी हुई है और केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि टेम्परेचर की जितनी भी यूनिट है इनके ऊपर डिग्री है लेकिन केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं है तो वो क्यों नहीं है, तो आप सिंपल से ये बताना कि हमारे पास जो बेस फिजिकल क्वांटिटी होती है वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे अपने मेजरमेंट के लिए डिपेंड नहीं करता है। मैंने यहाँ पे लिखा है ना, जब मैं यहाँ पे डिग्री लिखूंगा तो ये डिग्री पे डिपेंड करेगा, तो एक डिग्री पे डिपेंड करेगा तो फिर हमारे पास ये बेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता। और दूसरा इसका दूसरा आंसर जो है वो ये जो टीचर बता देते हैं कि डिग्री जो है ये हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है और ये डिग्री जो है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है और इसका जो सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम का यूनिट है, सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें हम हर एक चीज को 60 से कंपेयर करते हैं,
ठीक है, हर एक चीज़ को 60 से कंपेयर करते हैं, जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 डिग्री में 60 मिनट। तो इसी तरह हम 6 डेसिमल सिस्टम में हर एक चीज़ को 60 से कंपेयर करते हैं। और टीचर कहते हैं कि केल्विन के ऊपर डिग्री इस वजह से नहीं है क्योंकि डिग्री जो है ये डिराइव यूनिट है और डिराइव सिस्टम का यूनिट है। इसका जो यूनिट है सिस्टम है वो 6 डेसिमल सिस्टम से बिलोंग करता है। तो इस वजह से हम केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लगाते क्योंकि बेस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिराइव फिजिकल क्वांटिटी नहीं लगाया जा सकता। ठीक है स्टूडेंट, अब डिफरेंट क्वेश्चन आपके माइंड में राइज हो जाएंगे कि सर हम बेस फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह मेजर करते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह मेजर करते हैं। तो बेस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेगा आपको। द चॉइस ऑफ द स्टैंडर्ड, सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड चूज करना है। लेट सपोज मुझे कहा गया कि इस मार्कर की लेंथ को मेजर करूंगा कि मेजर करो, मैंने सिंपली इसको जो है बैलेंस पे इस तरह रख दिया तो ये मेजर हो जाएगा? नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ की मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं है कि मैं इसकी लेंथ को किलोग्राम में मेजर करूंगा। इस मार्कर की लेंथ को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं? नो, इस मार्कर की लेंथ को हम लेंथ की यूनिट्स में मेजर करते हैं। तो लेंथ की यूनिट्स हमारे पास क्या है? मीटर है। अब मीटर जो है इतना बड़ा है और ये मार्कर इतना छोटा है, तो मीटर के जो स्मॉल यूनिट्स है, स्मॉल प्रीफिक्स है, तो वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। तो हम इस मार्कर को सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, हमने अपना पहला स्टेप फॉलो किया जो हमारे पास था, द चॉइस ऑफ द स्टैंडर्ड। तो चॉइस ऑफ द स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है? चॉइस ऑफ द स्टैंडर्ड, इस मार्कर की मेजर लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो हमारे पास सेंटीमीटर है। मीटर इस वजह से नहीं क्योंकि मीटर इतना बड़ा है, तो हमने मीटर का 1/100 पार्ट लिया, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर हमारे पास 1 मीटर के बराबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरा जो स्टेप है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। एक प्रोसीजर के तहत एक प्रोसीजर हम स्टेब्लिश करेंगे जिसकी वजह से हम क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे। क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए एक प्रोसीजर है। मैंने आपको पहले स्टेप में बताया था कि ऐसा नहीं है कि मैं इस मार्कर को बैलेंस में डाल दूं, ये खुद ब खुद मेजर हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस में हम वही चीज़ डालते हैं जिसके हम मास को फाइंड करते हैं। अब हमने यहाँ पे बताया कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होगी। तो इसके लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। लेट सपोज मैं मेजरिंग टेप से मेजर करता हूँ, तो मैं मेजरिंग टेप का एक इंडिया पे रख दूंगा और यहाँ तक स्ट्रेच करूंगा, तो इसका लेंथ हमारे पास पाउंड हो जाएगा। ये क्या? ये एक प्रोसीजर है। ठीक है स्टूडेंट, तो बेस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अब लेट सपोज मेरे पास मास फाइंड करनी है। मास हमारे पास क्या है? बेस फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है? मास बेस फिजिकल क्वांटिटी है। मैं मास को मेजर करता हूँ, ये हमारे पास ये एक आयरन बार है। क्या है हमारे पास? आयरन बार है। अब इस आयरन बार का मैं मास फाइंड करता हूँ, तो सिंपली मैंने क्या किया? मैंने केजी को चूज किया। केजी चॉइस ऑफ द स्टैंडर्ड था इसके लिए। जब मैंने केजी को इसके लिए चूज किया, लेट सपोज ये हमारे पास, और प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके मैंने सबसे पहले स्टेप में मैंने केजी को चूज किया, दूसरे स्टेप में मैंने इसके साथ जो कंपैरिजन करने के लिए प्रोसीजर है इसको फॉलो किया और इसको कंपेयर किया, तो हमारे पास ये पॉइंट हुआ कि आयरन का बार जो है ये इसका मास 1 kg है। तो अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं वो बेस फिजिकल क्वांटिटी के साथ लग चुकी है। एक हमारे पास है केजी और दूसरा है 1। ये 1 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये केजी हमारे पास यूनिट है। तो जब हम बेस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हमारे पास एक स्पेसिफिक यूनिट और एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू डिराइव हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको लिख ले और इसके बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा कि मीटर क्या है, किलोग्राम क्या है, सेकंड क्या है, केल्विन क्या है, एम्पेयर क्या है, कैंडेला क्या है और मोल क्या है। अब ये जो आगे मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ ये जो है ये रट्टा वाला टॉपिक है। ज़्यादातर स्टूडेंट और टीचर इसको इग्नोर करते हैं, टीचर भी इसको इग्नोर करते हैं, स्टूडेंट भी इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन 3 years कंसेक्यूटिव ईटा में इससे एमसीक्यूज आई है। 2015, 2016, 2017 में 3 बार मुसलसल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और लुमिनियस इंटेंसिटी की जो यूनिट्स है इनका यूनिट हमारे पास किस तरह डिराइव हुआ है, इससे हमारे पास 3 year जो है कंसेक्यूटिव एमसीक्यूज आ चुके हैं। तो सबसे पहले इसको लिख ले, फिर मैं आपको एक एक डिफाइन करूंगा और एक एक पे आपको समझाऊंगा।
हम बेस फिजिकल क्वांटिटी और इसकी यूनिट को स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, इसमें जो कम्प्लेक्सिटीज है वो समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट, तो लेंथ हमारे पास क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन इन टू पॉइंट इज कॉल्ड लेंथ। हमारे पास दो पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा? वो लेंथ होगा। लेट्स सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लेंथ कहते हैं। इस तरह ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लेंथ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब साइंटिस्ट ने लेंथ का यूनिट मीटर रखा और मीटर को इस तरह डिफाइन किया। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट वेव इन वैक्यूम इन 1 आवर 29,97,97,458 सेकंड। साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने एक वैक्यूम लिया, इसमें लाइट वेव को ट्रेवल कराया। अब लाइट वेव को इन्होंने इतनी स्मॉल टाइम में ट्रेवल कराया, ओनली लाइट वेव ने जब सेकंड की 29,97,92,458 पॉइंट्स में जो डिस्टेंस कवर किया, इसको उन्होंने 1 मीटर दिया। इसका मतलब यह है कि इन्होंने सेकंड को डिवाइड किया और सेकंड का 1 आवर सेकंड, एक सेकंड को कितना डिवाइड किया? एक सेकंड को 29,97,92,458 पॉइंट्स में डिवाइड किया। सेकंड का इतना सा छोटा हिस्सा लिया और इतने छोटे से हिस्से में, सेकंड कितने छोटे से ड्यूरेशन में, टाइम कितने छोटे से ड्यूरेशन में जो लाइट वेव है, इन्होंने वैक्यूम में जो डिस्टेंस कवर किया, इसको इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इसको मीटर कहा। अब ज्यादातर स्टूडेंट को, आपको ये समझ में आ चुका होगा, अब ज्यादातर स्टूडेंट को ये याद रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास ईटा में आ चुका है। तो इसको किस तरह याद रखेंगे? तो इसको मैंने सिंपली, जब मैं इसको याद कर रहा था तो मैंने इसको सिंपल इस तरह याद किया था। 1 आवर 29,97,92,458 सेकंड। 1 आवर 29,97,92,458 सेकंड। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट वेव इन वैक्यूम इन 1 आवर 29,97,92,458 सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है और स्पीड हमारे पास बराबर है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास बराबर हुआ स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ और टाइम इन्होंने क्या लिया था? 1 आवर 29,97,92,458 सेकंड। तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते तो हमारे पास 1 मीटर आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप कहेंगे कि साइंटिस्ट ने इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस क्यों किया? साइंटिस्ट ने इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस इसलिए किया क्योंकि यूनिट, हमारे पास यूनिट की 3 प्रॉपर्टीज है। ये हमारे पास नॉट वेरिएंट, इसमें चेंजेस नहीं आ सकते। तो ये जो है इसमें चेंजेस नहीं आ सकते क्योंकि लाइट वेव वैक्यूम में ट्रेवलिंग करता है इतने टाइम में, तो इसमें हमारे पास कभी भी चेंजेस नहीं आ सकते। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी पॉइंट यूनिट की ये है रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल का मीनिंग ये है, अगर ये डैमेज हो जाए तो हम ये दोबारा जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। और तीसरे पॉइंट ये इजीली एक्सेसिबल। इजीली एक्सेसिबल मीन हर किसी की पहुंच में होंगी। अब आप कहेंगे कि ये तो हर किसी की पहुंच में नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि जब हमने लाइट वेव को वैक्यूम में इतने टाइम में ट्रेवल कराया तो हमने इनको 1 मीटर का, अब इन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया तो इस डिस्टेंस की हमारे पास एक स्पेसिफिक स्पेसिमेन प्रोड्यूस हुई। जब हम कपड़ा खरीदते तो मीटर से मेजर करते, तो क्या है, लाइट वेव ने वैक्यूम में इतने टाइम्स में 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया था और इस 1 मीटर के स्पेसिमेन प्रोड्यूस हो गए थे और मुख्तलिफ कंट्री को प्रोवाइड किया कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास 1 मीटर है। तो आज मीटर हर शॉप में अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है, और आज मीटर रिप्रोड्यूसिबल है। अगर डैमेज हो जाए तो दूसरा मीटर भी हमारे पास बनता है। नॉट वेरिएंट, अब तो हम इस प्रोसेस को हर जगह पे नहीं कर सकते ना, तो इस वजह से जो दुकान पे जो मीटर मिलता है इसमें वेरिएशन आ सकते हैं क्योंकि ये आयरन के बने होते हैं और जब गर्मी आ जाता है, सर्दी आ जाता है तो इसमें आयरन में वेरिएशन आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लेंथ के बाद मास को स्टडी करते हैं। तो मास हमारे पास भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनर्जी एज मास।
मैटर में ऑब्जेक्ट में मैटर की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे मास कहते हैं। अब ये तो मास और वेट जो है इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ज्यादातर स्टूडेंट को वेट और मास में डिफरेंसेस समझ नहीं आते। मास सिंपली ये बॉल पिन है, आपने इसको मेजर किया, लेट सपोज इसका मास हमारे पास 30 ग्राम है, ठीक है स्टूडेंट। इसका मास हमारे पास क्या है, इसका मास हमारे पास सिंपली 30 ग्राम है। अब इस मार्कर पे अट्रैक्टिव फोर्स कितना लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स इस पे लगेगा ना, हर एक चीज जमीन अपनी तरफ खींचता है, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा इसको काउंट, जो वेट है वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो इस मास पे लगता है। लेकिन हर कोई आपको कहता है कि वेट हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है अर्थ का जो एक स्पेसिफिक बॉडी पे लगता है, और मास जो है ये है, मैंने आपको बताया क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको यहाँ ये बताऊंगा, ये हमारे पास है क्या है, मास है। जब हम इसके साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को लेते हैं तो फिर ये हमारे पास वेट हो जाता है। मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड वेट एंड सिंपली मास इज कॉल्ड मास, ठीक है। तो हमारे पास अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है अर्थ के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड है। तो जब हम 30 के साथ 9.8 मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसका वेट भी पाइंड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो इसलिए डिस्कस किया। अब मास का यूनिट साइंटिस्ट ने किलोग्राम रखा, किलोग्राम रखा। अब किलोग्राम किस तरह साइंटिस्ट ने डिफाइन किया, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक सिलेंडर लिया और ये सिलेंडर 90% प्लैटिनियम से बना हुआ था और 10% इरिडियम से बना हुआ था। 10% इरिडियम से बना हुआ था और 90% प्लैटिनियम से बना हुआ था। और इस सिलेंडर की लेंथ भी 3.9 सेंटीमीटर थी और इसकी डायमीटर भी 3.9 सेंटीमीटर थी। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा, साइंटिस्ट ने कहा कि हमारे पास 1 किलोग्राम है। द मास ऑफ प्लैटिनियम 90% and iridium 10% alloy cylinder having length 3.9 cm and diameter 3.9 cm, ठीक है स्टूडेंट। अब इलाई क्या है, इलाई जब हम मेटल्स को मिक्स करते और इससे इसकी मिक्सचर को हम सिंपली क्या कहते हैं, इलाई कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो हमारे पास दुकान में आयरन के बार्स है 1 kg 2 kg, ये वहाँ पे इसका जो है जो इलाई सिलेंडर है इसके मास के साथ इस आयरन बार्स को कंपेयर की गई और इसकी वजह से जो है ये मुख्तलिफ कंट्रीज को प्रोवाइड की गई। अब ज़्यादातर स्टूडेंट कहेंगे कि ये जो आयरन बार है, ये जो आयरन बार प्लैटिनियम और इरिडियम का है, ये आपने मुख्तलिफ कंट्रीज को क्यों नहीं प्रोवाइड किया। तो प्लैटिनियम बहुत ज़्यादा महंगा है, प्लैटिनियम बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इस वजह से हमने आयरन बार लिया। अब हम डिस्कस करेंगे टाइम। तो टाइम क्या है, द ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच इन इवेंट्स हैपन। मैंने हाथ हिलाया, ये क्या एक इवेंट है, इसका जो ड्यूरेशन इसको हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। कि ये हाथ मैंने कितनी टाइम में हिलाया, कितना टाइम लिया, इसका कितना ड्यूरेशन है। तो टाइम को हम क्या कहते हैं, द ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच एन इवेंट इज स्पेंट। वो ड्यूरेशन जिसके दौरान एक इवेंट्स हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टाइम कहते हैं। अब साइंटिस्ट ने टाइम का यूनिट सेकंड रखा और इन्होंने सेकंड को किस तरह डिफाइन किया, द ड्यूरेशन इन विच सीजियम 133 कंप्लीट 91 92 63 1770 वाइब्रेशंस इज कॉल्ड सेकंड। सीजियम का आइसोटोप लिया सीजियम 133। अब सीजियम 133 जो है ये इतने वाइब्रेशंस 91 92 63 17 70 वाइब्रेशन कितने टाइम में कवर करते हैं, इसको साइंटिस्ट ने क्या कहा, इसको साइंटिस्ट ने कहा सेकंड। अब ये भी ईटा में आ चुका है, ये भी ईटा में आ चुका है कि सीजियम एटम जो है वो 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन कवर करता है। तो 1 सेकंड में 91 92 63 1770 वाइब्रेशन करते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने कहा द ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच सीजियम 133 कंप्लीट 91 92 63 1770 वाइब्रेशन, ठीक है। सीजियम एटम जब इतने वाइब्रेशन कवर करते हैं एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में, तो उन्होंने स्पेसिफिक ड्यूरेशन को सेकंड का नाम दिया।
ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे वॉच पे जो सीक्वेंस है, ये इस सीक्वेंस से एक मीन ये भी है कि इतने टाइम में सीजियम एटम जो है वो 91, 92, 63, 1770 वाइब्रेशन कवर करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब टेम्परेचर हम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, द डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। जब हम किसी बॉडी की कोल्डनेस को फाइंड करते हैं, जब हम किसी बॉडी की हार्डनेस को फाइंड करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टेम्परेचर कहते हैं। अब टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, तो केल्विन को साइंटिस्ट ने किस तरह डिफाइन किया? साइंटिस्ट ने कहा द फ्रैक्शन 1/273.16 या द फ्रैक्शन 1/273.16 of thermodynamic temperature of ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। साइंटिस्ट ने कहा कि जब हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का 1/273.16 फ्रैक्शन ले तो हम इसको 1 केल्विन कहते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है, इसमें 3 स्टेट ऑफ मैटर मीन सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में होता है। सॉलिड जो है वो लिक्विड को कन्वर्ट होता है, और सॉलिड लिक्विड को कन्वर्ट होता है, और लिक्विड गैस को, ठीक है, इस तरह ये दोबारा भी ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो साइंटिस्ट ने केल्विन को किस तरह डिफाइन किया? द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जब हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का इतना फ्रैक्शन लें, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को 273.16 पॉइंट्स में डिवाइड करें तो हम इसको 1 केल्विन कहते हैं। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर हमारे पास 273 केल्विन, 273.16 केल्विन। तो साइंटिस्ट ने कहा द फ्रैक्शन 1/273.16 इनटू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास 273.16 के बराबर है, और हमने इसका इसको कितना डिवाइड किया है? 273.16 से। 273.16 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 केल्विन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको लिख ले, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। स्टूडेंट, अब हमारे पास है करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसकी यूनिट को डिस्कस करेंगे। तो करंट क्या है? करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चार्ज के फ्लो को हम करंट कहते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर से हमारे पास ये चार्ज फ्लो करते हैं, तो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास करंट है। अब करंट कब हमारे पास 1 एम्पेयर होगी? तो when the charge is flowing at a rate of 1 coulomb per second through certain area of a conductor is called 1 ampere। यह हमारे पास एक कंडक्टर है, लेट्स सपोज इस कंडक्टर का 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, और इस कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज पास होता है 1 सेकंड में। यह हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, इस कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज पास हो जाता है 1 सेकंड में। तो ये हमारे पास ये जो करंट होगा ये हमारे पास 1 एम्पेयर होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि जब हमारे पास 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में एक कंडक्टर की एरिया से, तो हमारे पास चार्ज 1 एम्पेयर होगा। अब लुमिनियस इंटेंसिटी थोड़ी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको डिफिकल्ट ना ले, इसको सिंपली मैंने कहा कि ये रट्टे के टॉपिक से, लेकिन एमसीक्यूज वाइज इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि बस टीचर इसको डिस्कस भी नहीं करता। अब लुमिनस इंटेंसिटी क्या है? हम सिंपल इंटेंसिटी किस चीज़ को कहते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सेकंड इज कॉल्ड लुमिनस इंटेंसिटी। जब लेट्स सपोज ये हमारे पास पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, लेट्स सपोज हमारे पास 1 सेकंड में ये एरिया हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर है। 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है हम इसको इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी आप किस चीज को कहते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड फॉर यूनिट टाइम फॉर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को हम इस तरह डिफाइन, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। अब एनर्जी जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पावर आ जाता है, और पावर का यूनिट है वाट। इसी तरह एरिया का यूनिट है हमारे पास मीटर स्क्वायर, तो इंटेंसिटी का यूनिट हमारे पास है वाट पर मीटर स्क्वायर। अब लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला,
और कैंडेला को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, luminous intensity of a source that emit monochromatic radiation of frequency 540 multiplied by 10 to the power 12 hertz and its radiant intensity is 1 over 683 watt per steradian। हमारे पास luminous intensity तब 1 कैंडेला होगी जब वो इमिट करेगा मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन मींस रेडिएशन ऑफ सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन मीन रेडिएशन ऑफ सिंगल वेवलेंथ। हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी तब 1 कैंडेला होगी जब इसका सोर्स, जिस सोर्स से ये लुमिनस इंटेंसिटी इमिट हो रहा है, वो इमिट करेगा मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। इसका जो रेडिएशन इमिट करेगा वो मोनोक्रोमैटिक होगा और इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी 540 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 12 हर्ट्ज होगी एंड इट्स रेडिएंट इंटेंसिटी। और हर वो चीज़ जो रेडिएशन इमिट करते हैं हम इसको रेडिएंट कहते हैं और इसकी रेडिएंट की इंटेंसिटी होगी 1 ओवर 683 वाट पर स्टेरेडियन। ठीक है, इसकी जो रेडिएंट होंगे इसकी इंटेंसिटी होगी 1 ओवर 683 वाट पर स्टेरेडियन, यानी एक स्टेरेडियन में इसकी इंटेंसिटी इतनी होगी। तो वो हमारे पास 1 कैंडेला हो गया। अब स्टेरेडियन क्या है? स्टेरेडियन हमारे पास सारे एंगल है, इसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास लास्ट यूनिट जो बेस्ट यूनिट है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट हम सिंपल अमाउंट को कहते हैं मकदार, सब्सटेंस को हम पार्टिकल को कहते हैं। हम पार्टिकल की अमाउंट को फाइंड करते हैं तो हमारे पास भी एक बेस्ट फिजिकल क्वांटिटी है और बेस्ट फिजिकल क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर करते हैं। तो मोल क्या है? मोल कंटेन 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल का मीन्स एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड। एक मोल में हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। एक मोल में हमारे पास इतने आयंस होते हैं, एक मोल में हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल में हमारे पास इतने कंपाउंड्स होते हैं। यानी सिंपली मोल्स हमारे पास सिंपली एक नंबर है, जिस तरह हमारे पास दर्जन है। एक दर्जन में हमारे पास 12 थिंग्स होते हैं, जैसे 1 दर्जन मैंगो, 1 दर्जन बनाना, 1 दर्जन सेब। ये हम दर्जन में नहीं लेते लेकिन आपकी को समझाने के लिए। तो इसमें हमारे पास 12 मैंगो, 12 बनानास ये होंगे। इसी तरह एक मोल में हमारे पास इतने पार्टिकल होंगे। अगर आपसे कोई कहे कि एक मोल पिन में हमारे पास कितने पिन्स होंगे, तो एक मोल पिन में हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 पिन्स होंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।